स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है और इन दोनों का रेशियो शेयर मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस से मुराद कोई भी फोर्स है जो किसी सब्सटेंस के ऊपर एक एंगल पे लगे। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारे पास शक्ल में चेंज आता है उस चीज़ के, उसे हम कहते हैं कि ये शेयर स्ट्रेन होता है। और उसमें कोई भी वॉल्यूम या लेंथ जो है उसमें चेंज नहीं आता, सिर्फ शक्ल चेंज होती है। ठीक है, और उसके बाद जो शेयर मॉडुलस है वो शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस का रेशियो है, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का ये रेशियो होता है। ठीक है, अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों चीज़ों से क्या मुराद है। शेयर स्ट्रेस से मुराद हमारे पास ये है कि मैं अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं और वो फोर्स ऐसे अप्लाई करूं कि किसी भी प्लेन के पैरेलल अप्लाई करूं। ठीक है, कि जो मेरे पास सब्सटेंस है जिस पे फोर्स अप्लाई की है उसका कोई भी जो प्लेन है उसके पैरेलल जो है मैं अप्लाई करूं फोर्स, और उस फोर्स के अप्लाई करने के रिजल्ट में जो मेरे पास उस चीज़ की शक्ल में, उसकी शेप में जो चेंज आए, बगैर उसका वॉल्यूम चेंज हुए और बगैर उसकी लेंथ चेंज हुए, तो उसे मैं कहूँगी कि ये मेरे पास शेयर स्ट्रेन है। ठीक है, और इन दोनों के रेशो यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो की वजह से मेरे पास शेयर मॉडुलस आता है, जो मुझे ये बताता है कि मेरे पास जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो सब्सटेंस है वो कितनी रेजिस्टेंस शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है अपनी शक्ल के इस तरह के चेंज आने में। ठीक है, रेजिस्टेंस टू शेप चेंज। क्योंकि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस से मुराद हमारे पास ये होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमें ये बताए कि किसी सब्सटेंस में कोई प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस से मुराद यही है कि हमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमारे पास रेशो है, ठीक है, वो हमें बताएगा कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना इलास्टिक है। ठीक, तो अब हम इसे फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि अगर मैंने किसी भी सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्लॉक बना रही हूँ। ठीक है, स्क्वायर शेप का ब्लॉक है जो एक सरफेस पे एक रिजिड रखा हुआ है, हिल नहीं रहा, स्टेशनरी रखा हुआ है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं नाम दे देती हूँ A B C and D। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट मैंने रखी हुई है, स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे साइड को मैंने कह दिया L, दूसरी साइड को भी मैं कह देती हूँ L, यानी कि इक्वल हैं। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरे पास ब्लॉक है इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, प्लेन है मेरे पास C और D, इसके पैरेलल मैं फोर्स लगा रही हूँ F। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने ब्लॉक है सरफेस के ऊपर स्टेशनरी रखा हुआ है। अब इसकी जो ये वाली सरफेस है A और B, चूंकि ये इस ज़मीन के ऊपर टच कर रही है, तो ये जब दोनों सरफेसेस एक दूसरे से टच करें तो इन दोनों के आपस में फ्रिक्शन पैदा होगी, और वो जो फ्रिक्शन है वो एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगी -F। मेरे जो अप्लाई की हुई है F, उसके मुकाबले में एक -F फोर्स ये क्रिएट करेगी ताकि एक बैलेंस पैदा हो, और इस बैलेंस के नतीजे में जो मेरा ब्लॉक है वो हिलेगा तो नहीं, लेकिन उसकी जो शक्ल है उसमें चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा कि वो एक एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, एक एंगल पे वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल थीटा पे वो टेढ़ा हो जाएगा। आप देखें कि उसके वॉल्यूम में भी फर्क नहीं आया, ठीक है, और ना ही उसकी जो लेंथ है उसमें कोई फर्क आया है मेरे पास, यानी कि मेरे पास एक रोम्बस बन गया है। रोम्बस में से मुराद एक ऐसी शक्ल है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं कॉर्नर्स के वो भी इक्वल होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कि θ1, θ2, θ3 और θ4, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, और ए सी इक्वल है बी डी के, θ1 चूँकि ऑपोजिट है θ2 के, ये दोनों इक्वल हैं, और θ3 जो है वो इक्वल है θ4 के। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है वो तो मेरे पास है फोर्स पर एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो है मेरे पास फोर्स पर एरिया। ठीक है, जिसके मेरे पास यूनिट्स होते हैं न्यूटन फोर्स के, और एरिया का मेरे पास यूनिट आ जाता है मीटर स्क्वायर, यानी कि मेरे पास जो है यूनिट्स वो आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो स्ट्रेन है इस शेयर स्ट्रेस की वजह से जो मेरे पास स्ट्रेन है वो है थीटा, यानी कि थीटा के अंदर मेरे पास चेंज आ रहा है, तो मैं कहूँगी जो थीटा के अंदर चेंज है वो मेरे पास उस स्ट्रेन को शो कर रहा है, उस शेयर स्ट्रेन को डिस्प्ले कर रहा है।
अच्छा, अब तो ये एग्जांपल हमने ली थी एक स्क्वायर ब्लॉक की, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एक सिलेंडर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये वाज़ा हो जाएगा कि देखें दूसरी किस्म की शेप्स में भी हम यही एग्जांपल लें तो उसमें कैसा फ़र्क आता है, कैसा हमारे पास शेयर स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसमें एक आपको एरिया शो करती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने एरिया शो कर रही हूँ। ये है एक रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। ये जहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ ये एक रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है अगर मैं दोनों हाथों से यहाँ से भी पकड़ूँ, ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी पकड़ूँ और इसको ट्विस्ट करूँ, यानी कि जो फोर्स राइट हैंड साइड पे कर रही हूँ वो इस डायरेक्शन में करूँ, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके ऑपोजिट यानी कि -F जो है मैं अप्लाई करूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं उस सिलेंडर को ट्विस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो शक्ल इस सिलेंडर की बनेगी वो ऐसे बनेगी कि ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से जो ये दरमियान में मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यानी कि वो उसका एक पार्ट है, वो एक ट्विस्ट फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा, यानी कि जो सिलेंडर है मेरे पास यहाँ से बेंड सा हो गया, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बेंडेड इसकी अब फॉर्म बना रही हूँ कि वो जो मेरे पास दरमियान की जगह थी सिलेंडर की वो ट्विस्ट हो गई है, यानी कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ गया है वजूद में। पैरेललोग्राम भी रोम्बस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल को जब हम लोग ट्विस्ट करें तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है जिसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि जैसे एक ये पैरेललोग्राम है, इसके मैं एंगल्स लेती हूँ θ1, θ2, θ3, ठीक है, और θ4। और यहाँ पे भी मैं लेती हूँ ABCND, ठीक है। तो यहाँ उसकी मेरे पास साइड्स होंगी, AB इक्वल होगा CD के, ठीक है, AC इक्वल होगा BD के, θ1 इक्वल है जैसे θ2 के, और θ3 इक्वल है θ4 के। तो इस ये जो एग्जांपल है इससे हमें यही पता चला कि जो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, वो जब मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर इन दो सरफेसेस के पैरेलल, ठीक है, ये आप जैसे दो फेसेस देख रहे हैं सिलेंडर के, इन दो फेसेस के पैरेलल मैंने फोर्सेस एक्सर्ट की ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो मेरे पास एक चेंज आया उस सिलेंडर के दरमियान में। उसका जो मैंने रेक्टेंगुलर पार्ट लिया था वो थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, ठीक है, उसकी शक्ल में डिफरेंस आया, और वो जो रेक्टेंगल था वो एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ गया, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वो चेंज नहीं आया और ना ही उसकी लेंथ में चेंज आया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो कॉन्सेप्ट है शेयर स्ट्रेस का और शेयर स्ट्रेन का ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो शेयर मॉडुलस है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस का रेशो होता है, यानी कि अगर मैं शेयर मॉडुलस को जी से रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास रेशो बनता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का, यानी कि स्ट्रेस से मुराद वो फोर्स जो मैं किसी मटेरियल के ऊपर एक्सर्ट कर रही हूँ तो एक एंगल पे उस मटेरियल की शेप चेंज हो, यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फोर्स पर एरिया मैंने एक्सर्ट की तो मेरे पास एक एंगल पे उस मटेरियल की शक्ल चेंज हो रही है, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज हुआ और ना ही उसकी लेंथ चेंज हुई, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मॉडुलस है ये मुझे बताता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी शक्ल में चेंज आने पे कितनी रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि वो अपनी शक्ल में चेंज नहीं आने देगा, ठीक है। तो अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको कि देखें ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है इस मॉडुलस से। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ मटेरियल के ऊपर वो ज़्यादा है, लेकिन उसके जो शक्ल में चेंज है एक एंगल के मुताबिक वो कम है, दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में चूंकि मेरे पास फोर्स है जो कि ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि मेरे पास मॉडुलस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि मैंने हालांकि फोर्स तो ज़्यादा एक्सर्ट की लेकिन जो मटेरियल की शेप है वो इतनी चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि वो जो मटेरियल है वो मेरे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है अपनी शेप में चेंज आने पे, और इसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो अपनी शेप में इतना फ़र्क नहीं आने देते। और इसी तरह से अगर मैं करूँ कि अगर मेरे पास जो फोर्स मैं एक्सर्ट कर रही हूँ उस मटेरियल के ऊपर वो कम है, बल्कि जबकि उस फोर्स के एक्सर्ट करने के बावजूद, ठीक है, मेरी जो शक्ल है वो ज़्यादा चेंज हो रही है सब्सटेंस की, तो मैं कहूँगी कि जो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो मेरे पास सब्सटेंस है वो रेजिस्टेंस कम शो कर रहा है उस कम फोर्स
के एक्सर्ट करने पे और उसकी शक्ल में ज़्यादा चेंज आ रही है, दैट मीन्स कि वो जो मेरे पास सब्सटेंस है वो इलास्टिक इतना नहीं है। तो ये एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में जब देखें तो हम देखते हैं कि जो ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो एक फ्रिक्शन की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं, और उस फोर्स की वजह से चूंकि हमारा पुल स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी शक्ल में इतना फ़र्क ना आए, तो दैट मीन्स कि जो मटेरियल है ब्रिज का वो ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए और उसका जो बल्क मॉड्यूलस है वो भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसकी शक्ल में इतना चेंज ना आए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बल्क मॉड्यूलस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ